और ये अल्फाबेट के ऊपर पक्का सवाल आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आएगा, टेस्ट ऑन अल्फाबेट आएगा। 3-4 ऐसे टॉपिक है जिसपे सवाल आते ही है। ट्री डायग्राम को प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जहां पर भी मेल की बात की गई उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे प्लस, और जहां पर भी फीमेल की बात की जाएगी उसको प्रेजेंट करेंगे माइनस दिखाने के लिए। तो इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। वन इज द इंट्रोडक्शन करवा रहा है, सेकंड इज द ट्री डायग्राम एंड अनदर इज द सिंबॉलिक पैटर्न। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। अब उन्होंने कहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय रोहित व्हेन ही मीट टीना फॉर द थर्ड टाइम। अब वो ऐसे जाएंगे तो मीट तो होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, डेफिनेटली मीट होगा। लेकिन उन्होंने कहा वो मीट होना चाहिए थर्ड टाइम। तो बताओ डिस्टेंस रोहित ने कितना कवर किया था ये बता दो। दोनों एक साथ चल रहे थे, दोनों एक साथ मतलब मिल भी वैसे टाइम, हाँ, तो दोनों में कांस्टेंट था खाली टाइम। ठीक है, दोनों का टाइम इज द कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ये ध्यान में रखना है। अगर आप चाहते हो कि सर इसके रिकॉर्डेड ही देखना है, मुझे तो मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माय तैयारी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके ब्लड रिलेशन चेक करना, पूरा डिटेल में मिल जाएगा। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का माय तैयारी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आप सभी ने देखा होगा कि एमसीसीईटी की जो लास्ट डेट थी अप्लाई करने की वो 12 फेब थी, लेकिन रिसेंटली एक न्यूज के तहत गवर्नमेंट ने ये डेट को एक्सटेंड कर दिया है और आने वाले 18 फेब तक आप लोग एमसीसीईटी का फॉर्म फिल कर सकते हो। हम लोगों ने लास्ट में एक पेपर देखा था जो 2025 का रीजनिंग का एक्चुअल पेपर था, ठीक है, जो स्लॉट नंबर 1 से उठाया गया था। आज हम लोग उसी पेपर को पूरी तरह से कंप्लीट करने जा रहे हैं। रीजनिंग में आपने देखा कि टोटल जो क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं वो टोटल 30 क्वेश्चंस होते हैं फॉर 60 मार्क्स के लिए। तो लास्ट लेक्चर जब हम लोगों ने कंडक्ट किया था उसमें हम लोगों ने रीजनिंग के कंसेप्ट के साथ एग्जाम में आए हुए सवाल को सॉल्व किया था। लास्ट 15 क्वेश्चन हम लोगों ने कंडक्ट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग आने वाले 15 क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। मैं आशा करता हूं बहुत ही बेसिक वे से इंपॉर्टेंट सवाल को कैसे कम टाइम में सॉल्व किया जाए वो आपको देखने को मिलेगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं, सवाल पे ही आता हूं। और ये यहां पर दिखाना चाहता हूं कि कुछ इस प्रकार से सवाल थे जो लास्ट लेक्चर में आपने एमसीसीईटी के प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करना, वहां पर आपको जरूर मिलेगा यार। ठीक है, चलिए तो मैं डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर 16 से आ रहा हूं। तो ये वाला सवाल देखिएगा जो यहां पर पूछे गए। मैक्सिमम जो सवाल आते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ टॉपिक से उठाए जाते हैं। जैसे इस सवाल में आपको नजर आ रहा होगा कि ये सीरीज वाला सवाल है और सीरीज वाले बताते समय नंबर सीरीज जो सीरीज कंप्लीशन के ऊपर पूछा गया। अब नंबर सीरीज में अगर बात करें तो इसमें अल्फाबेटिकल विल नंबर के साथ में बताया गया। तो एक चीज ध्यान में रखना यार कि आप जब एग्जाम में जाओगे तो आप सभी ने क्या करना है, रफ पेपर के ऊपर जैसे आपको एग्जाम में प्रोवाइड किया जाता है उसके ऊपर नंबर अल्फाबेट का सीरीज लिखा के रखना। और ये अल्फाबेट के ऊपर पक्का सवाल आएगा, कोडिंग डिकोडिंग में आ जाएगा, अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज में आएगा, टेस्ट ऑन अल्फाबेट आएगा। 3-4 ऐसे टॉपिक है जिसपे सवाल आते ही है। तो अल्फाबेट को अगर हम लोग जो जानते हैं उसको 26 को 2 ग्रुप में डिवाइड कर देना, जिसमें कहूंगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। तो 13 वाला ग्रुप एक साइड में रख देना, ये 13 है। 13 के बाद यहां पर उसी के नीचे लिखेंगे 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ठीक है, अब देखो इसको ऐसे क्यों लिखा गया है उसका रीजन बताना चाहता हूं। जब आप एग्जाम में जाओगे तो आपको ये पता होगा कि जैसे ये ए है, बी है, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, यहां पर एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, ये हमारी अल्फाबेट बन गई। अब ये अल्फाबेट सीरीज के ऊपर अगर मान लेते हैं कि किसी ने ये पूछा कि ई नाम का अल्फाबेट जो है उसकी रेगुलरली पोजीशन रेगुलर नंबर 5 होता है, मतलब नॉर्मल नंबर। रिवर्स नंबर बताओ ई नाम के अल्फाबेट का कितना आएगा। तो ई नाम के अल्फाबेट का रिवर्स नंबर 22 है। ठीक है, यहां पर आप कोई भी अल्फाबेट का नंबर देखते हो तो वाइस वर्सा मिल जाता है, टॉप एंड बॉटम इंटरचेंज करो सीधा और अपोजिट नंबर मिल जाता है। अब आता हूं मैं इस सीरीज के ऊपर। इस सीरीज में देखिएगा इन्होंने ऐसे लिखा ई और उसके बाद में 2, फिर यहां पर फिल इन द ब्लैंक है, फिर कह रहा है जी और फिर यहां पर 8 लगा हुआ है, फिर स्पेस है, फिर ये एच और 16, उसके बाद में है यहां पर आई है वो। ठीक है,
अल्फाबेट एंड 32। ठीक है, तो एक बात समझेगा, नंबर को पहले डिकोड करते हैं। नंबर की अगर बात करें, पहला 2 है, 2 के बाद में फिल इन द ब्लैंक है, फिर उसके बाद में 8 है, 8 के बाद में यहाँ पर 16 है, और 16 के बाद में 32 है। तो आप नंबर को देख के ये समझ बता सकते हो कि नंबर का क्या कर रहा है, वो डबल डबल करते जा रहा है। यानी यहाँ पर जो 2 होगा, 2 का डबल की अगर बात करें तो 2 का डबल यहाँ पर 4 होना चाहिए। तो पहले क्लियर हो गया कि जो भी नंबर आएगा वो 4 वाला आना चाहिए। और बाय डिफॉल्ट हमारे एग्जाम में यहां पर देखा जाए तो एक ही नंबर था, तो 4 ही था, तो ये वाला आंसर आएगा। अब जो ऑप्शन था वो कैसे था, वो यहां पर बनाए किस प्रकार से है, तो एक बात समझे। जैसे लेटर को अगर मैं देखने जाऊं तो लेटर मेरे सामने पहले था ई के बाद में लेटर पता नहीं है, लेकिन उसके बाद में यहां पर जो दिया है वो जी है। ठीक है, अब जी जो दिया है, जी के बाद में देखा जाए तो एच है। ठीक है, एच के बाद में बात करें तो आगे आई होगा। ठीक है, आई इस प्रकार से। ठीक है, यहां पर अब ये देखते समय, हाँ लेटर देखो कि कैसे दिया है, जी ई जी एच आई। ठीक है, तो आई के बाद में, ठीक है, वहां पर लेटर दिया था, तो लेटर यहां पर आना चाहिए, सॉरी, हाँ लेटर जो आना चाहिए वो कौन सा आना चाहिए, एफ आना चाहिए। ठीक है, तो ये आएगा एफ नाम का, तो F4 वाला आंसर आना चाहिए, तो F4 इज द आंसर। लेटर को कंटिन्यू रखा जा रहा है। एग्जाम्पल में देखो, मैं यहां पर, तो ये बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल हुआ, लेकिन ये ध्यान में रखना कि जब आप एग्जाम में जाओगे इस चार्ट को जरूर बना देना, बिकॉज इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आपके डिपेंड करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल में देखना, ये कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला सिंपल सा पैटर्न होता है। इसमें पूछा जाता है आपको कि जो भी सवाल फाइनली पूछा जा रहा है उसका फैक्चुअल आंसर देना और फिर उसको डिकोडेड वाला आंसर चेक करना है। जैसे यहां पर देखते समय इसमें क्या गिवन है, व्हाइट इज द ब्लू, ब्लू इज अ रेड, रेड इज अ ब्लैक एंड ब्लैक इज अ ग्रीन। तो आपने देखा कि यार नॉर्मली सभी का तो कोड दिया है सर, लेकिन सवाल में क्या पूछा गया, व्हाट इज द कलर ऑफ ह्यूमन ब्लड। तो ह्यूमन ब्लड का कलर क्या होता है। अब रियल में अगर देखा जाए तो रियलिटी यानी ओरिजिनल आंसर हमारा रेड है, तो अब हम लोग रेड का तो आंसर देने वाले, बट रेड का एक्चुअली कोड क्या है ये उठाना है। रेड इज कॉल्ड एज अ ब्लैक। देखो यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि इन्होंने कहा कि रेड जो है उसका मतलब है रेड इज द ब्लैक। अगर रेड ब्लैक है तो हमारा आंसर भी यहां पर ब्लैक वाले ऑप्शन को उठाना पड़ेगा, तो ब्लैक वाला ऑप्शन उठा लेंगे, यानी डी इज द आंसर। कोडिंग एंड डिकोडिंग में काफी हद तक सवाल पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसको अच्छी तरह से देखना और स्कोरिंग कर पाओगे। हमारा मुद्दा ये नहीं है कि खाली एकदम नॉर्मली आप लोग टॉपिक, इस लेक्चर का मेन पर्पस है कि जो भी टॉपिक आपको यहाँ पर बताया जा रहा है वो PYQ क्वेश्चन पेपर के साथ में विद कंसेप्ट के साथ बताया जा रहा है, जिससे आने वाले एग्जाम में आपका 30 में से 30 इसमें अटेम्प्ट होना ही चाहिए, और 60 में से लगभग जो भी आप स्कोर करोगे वो 54 के अबव होना चाहिए। बहुत ही आसान वैसे, क्योंकि निगेटिव मार्किंग तो वैसे भी नहीं है, और ये सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग बनना चाहिए। ठीक है, चलो तो आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट वाले के ऊपर। ये देखिएगा, अब ये सवाल देख लो पहले, इफ द टोटल एज ऑफ वीना एंड शेखर इज अ 15 ईयर मोर देन द टोटल एज ऑफ शेखर एंड चारू, एंड चारू इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन विना। तो बात ये क्या है ना, रीजनिंग में सवाल आया, लेकिन रीजनिंग में आते समय टॉपिक कौन सा है ये, तो ये टॉपिक पूछा गया आपका प्रॉब्लम्स ऑन एज, जो कुछ हद तक मैथ्स का अरिथमेटिक मैथ्स से ही उठा गया। प्रॉब्लम्स ऑन एज का टॉपिक है, उससे ये सवाल आया। तो जस्ट हम लोग नॉर्मली जो प्रेजेंटेशन है वो देख लेते हैं। इसमें क्या होता है ना, एक पर्सन किसी से बड़ा है या छोटा, ये पता कैसे चलता है, डिफरेंस है। तो इन्होंने यहां पर बात की, द टोटल एज ऑफ विना एंड शेखर, सॉरी, हाँ विना एंड शेखर, ये 15 ईयर से मोर है टोटल एज ऑफ शेखर एंड चारू से। यार कोई पर्सन किसी से बड़ा होता है तो सीधा डिफरेंस होता है, विना प्लस शेखर, इनकी एज शेखर प्लस चारू से 15 से ही ज्यादा है, ऐसे लिख दिया। देन व्हाट इज द हाउ मेनी ईयर यंगर, हाउ मेनी ईयर यंगर देन विना, चारू इज हाउ मेनी ईयर यंगर देन विना। तो एक बात समझे, चारू कितने साल से विना से छोटी है। अब जब इसको कैलकुलेट करोगे तो यस इस तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो विना माइनस चारू, इनका डिफरेंस कितना आएगा, 15 का आ जाएगा। तो 15 ईयर इज ओनली आंसर, तो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। इस सवाल में इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज बिट इज रिटन एज, इस शब्द का मतलब ये दिया गया है, व्हाट इज द माइल्ड, माइल्ड का कोड क्या आएगा। तो पहले ये समझे कि जिसका जो कोड है वो उसी के नीचे लिखना है एज इट इज। जैसे यहां पर BEAT, इसका जो कोड था वो मैं यहां पर लिख देता हूं YVZG, ये लिखा। अब मुझे फाइंड करना है माइल्ड का कोड, ठीक है, तो यहां पर ये लिखेंगे। अब इसका कोड क्या आएगा, अब यार ये डिपेंड किसके ऊपर है, तो ये आपका अल्फाबेट के ऊपर, चार्ट के ऊपर डिपेंड है। अब बी के यहां पर ये लेटर जो भी लिखे, लेटर एक भी जगह पर आपने देखना
कहीं पर भी सेम लेटर नजर ही नहीं आ रहे। अगर सेम लेटर नजर नहीं आ रहे तो वो अल्फाबेटिकल का चार्ट का लॉजिक लगा रहा होगा। चलिए वो चार्ट के ऊपर दोबारा यहाँ पर दिखा देता हूँ जो चार्ट था। अब ये चार्ट के हिसाब से हम लोगों ने देखा कि बी के नीचे वाई था वहां पर, उसी के साथ में तो बी के नीचे वाई है यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ई के नीचे वी है, ए के नीचे जेड है, टी के नीचे जी है। तो जो भी लेटर उठाए गए हैं वो एक दूसरे के अपोजिट, मतलब ऐसे ऊपर नीचे वाले लेटर है। तो हम लोग कहते हैं एम के नीचे तो एन आना चाहिए, तो स्टार्टिंग में तो एन होना ही चाहिए। एम और एन एक दूसरे का अल्टरनेट होता है, ठीक है। अब एम और एन एक दूसरे का अल्टरनेट हो गया तो एन वाले तो यानी ये दो ऑप्शन आ सकते थे। अब ये दो ऑप्शन में से कोई तो एक ऑप्शन होगा हमारा करेक्ट है। फिर हम लोग कहते हैं डी के ये वाला लेटर देख लो, बिकॉज यहां पर क्या है ना, ये दो लेटर देखना आपने, यहां पर आर है और यहां पर डब्ल्यू है, तो मैं खाली डी के अपोजिट वाला लेटर को चेक करूंगा। तो डी के नीचे अगर हम लोग जाते हैं तो कौन सा लेटर आपको नजर आ रहा है, डब्ल्यू। तो जिसका आखिरी लेटर डब्ल्यू है, स्टार्टिंग लेटर एन है, वही हमारा आंसर है। तो लास्ट वाला लेटर हमारा डब्ल्यू होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। तो व्हाट इज द आंसर, डी इज द ऑप्शन है, ठीक है। जो होना वाली आपकी जो एग्जाम है वो 30 मार्च को अनाउंस की गई है। मैं बार बार ये बता रहा हूँ, अगर आपने फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो और चांस मिल गया है अभी, और 18 फेब तक आप अप्लाई कर सकते हो। ये वाले सवाल में देखिए, अब जो सवाल हमारे सामने गिवन है दैट इज, वो टॉपिक का नाम है ब्लड रिलेशन। इस पे पक्का सवाल 2 से 2 तक सवाल तो पक्का आते ही है, ठीक है। इस सवाल की बात करें तो इसमें ट्री डायग्राम ओरिएंटेड लगेगा, तो कंसेप्ट समझेगा। ट्री डायग्राम को प्रेजेंट करने का तरीका होता है कि जहां पर भी मेल की बात की गई उसको हम लोग प्रेजेंट करेंगे प्लस से, और जहां पर भी फीमेल की बात की जाएगी उसको प्रेजेंट करेंगे माइनस से, दिखाने के लिए, ठीक है। अब ट्री डायग्राम दर्शाती क्या है तो ये पहले समझ लो। हमारे फैमिली में जैसे हम लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो सबसे बड़े जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, उसके बाद में पेरेंट्स आएंगे और उसके बाद में हम लोग आएंगे। अब होता है जनरेशन। अब जनरेशन में क्या होगा, जैसे आप हो और आपके ब्रदर सिस्टर है तो वो सेम जनरेशन, कजिन है सेम जनरेशन, ठीक है। उसके बाद में हस्बैंड वाइफ है सेम जनरेशन। प्रेजेंट करने का तरीका ये होता है कि जहां पर भी कपल की बात होगी, जैसे ए एंड बी अगर मैं कपल दिखा रहा हूं तो मैं इनको 2 लाइन से प्रेजेंट कर दूंगा, और बाकी लोग अगर एक ही जनरेशन के होंगे तो हम लोग सिंगल लाइन दर्शाएंगे, ठीक है। इनसे कोई अगर छोटा होगा तो उनको बॉटम में लिखेंगे। ये हम लोग तरीका प्रेजेंट करता है। अब यहां पर आता है, इस लाइन को अच्छी तरह से रीड करता है। देखिए, विकी इज द सन ऑफ श्रीकांत, विकी इज द सन ऑफ श्रीकांत फादर सिस्टर, ठीक है। तो विकी सन है बट किसका है, श्रीकांत फादर सिस्टर, श्रीकांत की जो फादर है उनकी जो सिस्टर है उनका। विकी इज द सन ऑफ श्रीकांत फादर सिस्टर, ठीक है। तो अब यार पहले देख ले, श्रीकांत के कोई फादर है और उनकी जो सिस्टर है, हाँ, उनका सन है विकी। तो एक काम करते हैं, फादर को दर्शाने के लिए मैं यहां पर प्लस लिख रहा हूं, इनकी जो सिस्टर है उनको यहां पर दिखा देता हूं, इनको माइनस दिखा रहा हूं, ठीक है। तो विकी ने कहा कि वो सन थे किसके, तो श्रीकांत के एक फादर है उनके सिस्टर का। तो यहां पर जो बंदा आएगा वो श्रीकांत होगा, तो श्रीकांत हम लोग प्लस से प्रेजेंट करेंगे, और विकी यहां पर आ जाएगा, विकी इज आल्सो प्लस को प्रेजेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना, विकी बेटा है, किसका बेटा है, श्रीकांत के जो फादर है उनके सिस्टर का। तो डायग्राम इस प्रकार से बन रही है। फिर आगे वाली लाइन बताई गई है, स्वरूप इज द सन ऑफ द दिव्या, ठीक है। हु इज द मदर ऑफ गौरव, दिव्या कहती है कि वो गौरव की मदर है, एंड द ग्रैंड मदर ऑफ श्रीकांत। हाँ, तो दिव्या तो ग्रैंड मदर हुई श्रीकांत की। तो अभी के लिए मैं डायग्राम थोड़ा सा यहां पर साइड में ही कर देता हूं। मैं डायग्राम को ऐसे बना देता हूं। देखिए हम लोग डायग्राम क्या बना रहे हैं कि ऐसे मान लेते हैं, ये यहां पर ये श्रीकांत था, ठीक है, ये पर्सन थी, ये फीमेल, और यहां पर जो था वो विक्की था, ठीक है। अब बात वही लाइन, विकी इज द सन ऑफ श्रीकांत फादर सिस्टर। अब यहां पर बता गई स्वरूप इज द सन ऑफ दिव्या, दिव्या का बेटा है, बट दिव्या कौन है, हु इज द मदर ऑफ गौरव, मदर ऑफ गौरव, एंड ग्रैंड मदर ऑफ श्रीकांत। अब श्रीकांत की ग्रैंड मदर है तो ऊपर आएंगी, ठीक है। और श्रीकांत की ग्रैंड मदर अगर कौन बन रही है तो वो दिव्या बन रही है, तो दिव्या यहां पर कहीं तो आ सकती है, क्योंकि इनकी ग्रैंड मदर तो दोनों की भी बन सकती है, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लगाएंगे दिव्या इज द ग्रैंड मदर, ठीक है, इनके। एंड मदर ऑफ किसकी बताएगी, मदर ऑफ द गौरव की। तो जाहिर सी बात है ये प्लस वाला था तो गौरव यहां पर बैठा देंगे, ठीक है, गौरव यहां पर बैठा है। अब उसके बाद में ये दिखा गया स्वरूप इज ऑल्सो सन ऑफ दिव्या, तो स्वरूप को भी सन दिखाना है, तो यहां पर कहीं तो स्वरूप को अभी रखते हैं, ठीक है, इज अ स्वरूप। हाँ, इसको आप लिख भी सकते हैं, स्वरूप ये है। उसके बाद में देखो क्या बताया गया, अशोक इज द फादर ऑफ टीना, अशोक ये फादर है टीना के, एंड ग्रैंड फादर है विक्की के।
तो अशोक तो फादर है टीना के और ग्रैंड फादर है विक्की के, तो डेफिनेटली अशोक इनसे कनेक्ट करेंगे, तो यहां पर अशोक आ गया। ठीक है, फादर ऑफ टीना एंड ग्रैंड फादर ऑफ विक्की। ठीक है, यहां से अब टीना को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो टीना यहां पर आप देख पा रहे एक ही जगह पर आएगी। देन दिव्या इज, हाँ दिव्या इज वाइफ ऑफ द अशोक, दिव्या वाइफ हो गई अशोक की, तो ये दोनों को कनेक्ट कर दिया। हाउ इज द गौरव वाइफ रिलेटेड टू टीना, तो गौरव की वाइफ टीना से की क्या लगेगी, एक बात समझे। अब टीना जो है डेफिनेटली हम लोग टीना इनकी यहां पर आएगी, ये टीना होगी। अब गौरव नाम का जो भी पर्सन है, अब गौरव की अगर बात समझते हैं तो गौरव में क्या होगा, गौरव का ब्रदर है स्वरूप, गौरव की सिस्टर है टीना। अब गौरव की जो भी वाइफ बनेगी, जैसे यहां पर गौरव की हम लोग वाइफ मानते हैं, ये जो भी गौरव की वाइफ बनेगी ये टीना की क्या लगेगी, तो टीना की वो भाभी लगनी चाहिए। ठीक है, भाभी का मतलब क्या हो रहा है, सिस्टर इन लॉ लगनी चाहिए, तो सिस्टर इन लॉ वाला ऑप्शन को उठा लेंगे, तो ये वाला आंसर आएगा। ठीक है, इसमें आपको अहम चीज ये समझनी है कि जब ये सवाल आ रहे हैं तो इसमें 3 टाइप के सवाल पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन में। वन इज द इंट्रोडक्शन करवा रहा है, सेकंड इज द ट्री डायग्राम एंड अनदर इज अ सिंबॉलिक पैटर्न। तो ये इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं। इस सवाल में विच वन इज द 4 चॉइसेस टू मेक द बेस्ट कंपैरिजन। रीच को इस प्रकार से प्रेजेंट कर दिया, तो ये लेटर का इसका मीनिंग क्या आएगा, तो एक बात समझ लो, ये कोडिंग डिकोडिंग का है। जैसे आपने यहां पर रीच लिखा, रीच का कोड डायरेक्ट लिख दो, एच है, सी है, ए है, ई है, आर है। फिर हमें जो यहां पर नंबर दिया है 47251, इसका कोड क्या आएगा ये पूछा गया। ठीक है, अब यहां पर चेक करते समय आपने खाली इतना देखना कि लेटर तो वही है सर, ये लेटर लास्ट में गया था, तो डेफिनेटली 4 हमारा लास्ट में चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद में ई नाम का लेटर आपको यहां पर नजर आ रहा है, तो सेकंड लेटर जो है वो 7 यहां पर हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से ए नाम का लेटर एज इट इज है, तो यहां पर 2 हमारा एज इट इज होना चाहिए। एच मेरा स्टार्टिंग जो लास्ट वाला लेटर वो स्टार्टिंग में आ रहा है तो 1 होगा, और इसके साइड में 5 होगा, तो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका 15274। 15274 वाला ऑप्शन उठा लेते हैं। ठीक है, तो ये वाला आंसर है। तो ये बहुत ही बेसिक होता है कोडिंग डिकोडिंग, जिसमें आपको डायरेक्टली डायग्राम के द्वारा ही प्रेजेंट करना है। नेक्स्ट है, अब देखो ये सवाल भी जो पूछा गया है दैट इज आल्सो बेस्ड ऑन द ब्लड रिलेशन, जिसमें इंट्रोडक्शन है। अब आप किसी को किसी से मिलवाते हो, तो मिलवाते समय तरीका क्या होता है, पहले तो हम लोग वो कौन है उसकी बात करते हैं। जैसे मान लो मुझे आपसे किसी से मिलवाना है, तो मुझे तो डेफिनेटली ये बताना पड़ेगा हु इज शी या हु इज पर्सन। वो पर्सन बताने के बाद मैं अपने बारे में भी बात करूंगा, और फिर आप बताओगे कि हमारा क्या रिलेशन है। ये तरीका है। जैसे यहां पर समझते हैं, इसमें देखिएगा, इसमें कहा इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन, वुमन को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, एक वुमन है, और वुमन को इंट्रोड्यूस करते समय बात किसने की है, राहुल ने। अब यार राहुल तो है, ये हो गया राहुल। ठीक है, अब ये राहुल मिला रहा है एक वुमन को, अब ये वुमन है, वुमन को इंट्रोड्यूस कर रहा है, राहुल कहता है। अब राहुल ने वुमन के बारे में बात करना स्टार्ट किया। राहुल ने कहा शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन। राहुल ने कहा शी इज द मदर ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ माई सन, देन हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू राहुल, ये वुमन राहुल की क्या लगेगी। तो एक सिंपल सी बात है, राहुल ने अपने बारे में भी कहा और राहुल ने वुमन के बारे में भी बताया। तो बात उठा लेते हैं, राहुल ने वुमन के बारे में कब कहा और राहुल ने अपने बारे में कब कहा। देखो एक पहले समझ लेता हूं कि राहुल ने अपने बारे में कब कहा होगा और कहां पर कहा होगा। तो राहुल ने ये कहा माय सन, राहुल ने अपने बारे में कहा माय सन, मेरा बेटा है, और वो ओनली डॉटर ऑफ माय सन, मेरे बेटे की एक ही डॉटर है। अब राहुल के बेटे की एक ही डॉटर है। अब ऐसे मान लो राहुल है, उसको एक बेटा है, बेटे की डॉटर यानी राहुल की क्या होगी, ग्रैंड डॉटर, अपन बोलते नात। ठीक है, नात। हाँ, उसकी ये जो वुमन है, उसकी ये वुमन क्या है, मदर है, उसकी ये वुमन मदर है। जैसे राहुल, राहुल का एक बेटा है और बेटे को आगे डॉटर है। ठीक है, उसकी ये वुमन मदर है, तो ये तभी मदर बन सकती है जब राहुल का बेटा और ये वुमन दोनों आपस में क्या होने चाहिए, हस्बैंड वाइफ होने चाहिए। अगर ये हस्बैंड वाइफ हो गए तो सवाल में पूछा गया था हाउ इज द वुमन रिलेटेड टू राहुल, ये वुमन राहुल की क्या लगनी चाहिए, तो बहू लगनी चाहिए, और बहू को क्या कहेंगे हम लोग, डॉटर इन लॉ। तो डॉटर इन लॉ वाला आंसर है। तो इस वाले टॉपिक में कभी भी ये ध्यान रखना कि जब भी सवाल पूछे जाते हैं वो 2 कंसेप्ट के ऊपर आधारित होते हैं, डिपेंड होते हैं। पहला कि आप जब किसी के बारे में कभी भी किसी को बताते हो तो सामने वाले पर्सन को बता रहे हो नाम, और साथ में अपना रिलेशन बता रहे हो। तो हम लोग हमेशा देखते हैं राहुल ने अपने बारे में कब कहा था, कहां पर कहा था, और इसको आइडेंटिफाई करने का सबसे बढ़िया और सिंपल सा तरीका क्या है, माई इज द वर्ड, सिंपल, जहां पर हम लोग अपने बारे में बात करते हैं।
ये बहुत ही बढ़िया सवाल है और बहुत अच्छी तरह से पूछा जाने वाला सवाल है। इसमें बहुत बार ये होता है कि बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस का कंसेप्ट है और स्टार्टिंग में इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा होगा कि टाइम एंड डिस्टेंस के ऊपर मैंने ट्रिक्स बताई थी, कंसेप्ट भी बताया था। इस सवाल को समझने में बहुत ही अच्छा कंटेंट दिया गया था इस सवाल में, जो 2025 एमसीसीटी में जो आपका यहां पर पूछा गया। अब देखिए, रोहित एंड टीना आर द स्टैंडिंग इन टू एंड ऑफ द रूम विद अ विड्थ इज अ 30 मीटर, 30 मीटर की विड्थ है। They starting towards walking towards each other along with the width of the room with the speed of 2 meter per second and 1 meter per second respectively। अब यार स्पीड भी दी है तो हम लोगों ने ऐसे मान लिया कि ये रूम है। अब ये रूम में एक पर्सन है रोहित, यहां पर रोहित मान लेता हूं मैं, और एक पर्सन है टीना, यहां पर समझे, हाँ ये टीना है। अब ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाने वाले हैं। अब जाते समय दोनों की स्पीड का रेशियो गिवन है। इसका स्पीड है 2 मीटर पर सेकंड, इसकी स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इस प्रकार से। अब रूम का जो डिस्टेंस है वो बताया गया 30 मीटर का। अब 30 मीटर का डिस्टेंस है। अब उन्होंने कहा फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल बाय रोहित व्हेन ही मीट टीना फॉर द थर्ड टाइम। अब वो ऐसे जाएंगे तो मीट तो होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, डेफिनेटली मीट होगा। लेकिन उन्होंने कहा वो मीट होना चाहिए थर्ड टाइम, तो बताओ डिस्टेंस रोहित ने कितना कवर किया था ये बता दो। तो हम लोग एक सिंपल सी बात समझते हैं। आप ऐसे अगर पहली बार जाओगे, पहली बार मीट हुआ, फिर आगे बढ़ते ऐसे, फिर रिटर्न होगा, फिर मीट होगा सेकंड टाइम, फिर ऐसे वापस चले जाएंगे और फिर थर्ड टाइम मीट होंगे, ये तरीका है। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि जब पहली बार मीट हुए होंगे तो समझे, पहली बार रोहित चला और टीना यहां से आई, ये फर्स्ट टाइम मीट हुआ। तो जब पहली बार दोनों ने फर्स्ट टाइम मीट किया होगा, मीट हुए होंगे, तो दोनों मिलके 30 मीटर कवर किया होगा। अब दोनों मिलके 30 मीटर कवर करने के बाद रोहित नाम का पर्सन इधर गया और टीना नाम की पर्सन इधर आ गई, तो यहां से लेके यहां तक ये भी गया और ये भी आई, मतलब उन्होंने दोबारा इंडिविजुअली ऐसे चले गए, तो 30 प्लस 30 हो गया, यानी 30 प्लस 30 दोनों ने मिलके एक राउंड कंप्लीट कर दिया तो 60 होगा, क्योंकि रोहित ने भी 30 कवर कर लिया और टीना ने भी 30 कवर कर लिया, तो 60 मीटर तो वैसे भी हो गए। अब पहली बार एक बार 60 हो गया क्योंकि पूरा ऐसे चले गए। अब नेक्स्ट टाइम आया, नेक्स्ट टाइम आने के बाद रोहित दोबारा आता है, ठीक है, टीना यहां से आती है। अब दोनों ने मिलकर 30 कवर किया, लेकिन ये सेकंड टाइम मीट होने के बाद वहीं पर नहीं रुके, आगे और चले गए। आगे चले गए तो टीना यहां पर गई और रोहित पूरा ना अपने समय पे आ गया, तो दोबारा 30 प्लस 30 60, दो बार मीटिंग हो गया। अब आई तीसरी बारी, जब तीसरी बारी आ रही होगी तो रोहित दोबारा यहां पर आता है और टीना यहां पर आती है, तो दोनों ने मिलकर तीसरी बारी में खाली 30 कवर किया, यानी कितना हो गया, ये यहां पर आ गया। अब एक बात बताओ, 60 प्लस 30 कितना, दोनों ने मिलके टोटल 3 बार 150 मीटर कवर कर लिया। अब 150 मीटर कवर कर लिया तो सर सवाल में तो यार यही पूछा गया है, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल बाय रोहित व्हेन ही मीट टीना फॉर द थर्ड टाइम। तो हमें तो रोहित का ही डिस्टेंस चाहिए, बाकी तो टीना का चाहिए नहीं। तो एक बात बताओ, पूरे कहानी को अगर हम लोग ध्यान से समझे तो हमें यह पता चलता है कि दोनों का स्पीड अलग अलग है, दोनों का स्पीड अलग अलग था, दोनों ने डिस्टेंस भी अलग अलग कवर किए होंगे क्योंकि रोहित और ये भी है, तो दोनों का कांस्टेंट क्या था, दोनों एक साथ चल रहे थे, दोनों एक साथ मतलब मिल भी वैसे टाइम, हाँ, तो दोनों में कांस्टेंट था खाली टाइम, ठीक है, दोनों का टाइम इज द कांस्टेंट। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, ये ध्यान में रखना है। जब टाइम कांस्टेंट है तो स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस होती है, यानी इसका मतलब है जिसकी स्पीड ज्यादा है वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करता है और जिसकी स्पीड कम है वो कम डिस्टेंस कवर करता है। तो इस हिसाब से अगर मैं यहाँ पर देखूं तो मैं बता सकता, हम लोग यहाँ पर बता सकते हैं कि रोहित की स्पीड 2 है, टीना की स्पीड 1 है, तो बताओ 2 + 1 बना दो, तो 2 + 1 होता है 3 यूनिट, और 3 यूनिट की वजह से डिस्टेंस कवर किया गया था 150 मीटर का, ऐसे मान लो। हमें फाइंड करना है रोहित का ही वजह से कितना, तो रोहित की स्पीड तो 2 है, तो 2 यूनिट की वजह से कितना डिस्टेंस होगा इसके बारे में बताना है। तो जब ये सॉल्व कर रहे होंगे तो इसका तरीका है आमने सामने डिवीजन, अप डाउन डिवीजन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो बस यहां से आइएगा, सवाल को ऐसे सॉल्व कर लीजिए, 3 1 जार ये होगा 50 एंड 50 × 2 कर दो, आंसर इज द 100। तो 100 वाला आंसर होगा ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। ये सबसे बढ़िया सवाल आया था टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड, बट आया कहां पर है, रीजनिंग में, तो जरूर इसको चेक करना। हाँ, ये बहुत बेसिक सवाल पूछा गया, डायग्राम वाला सवाल है जो कुछ हद तक आपको ऑड वन आउट ये बताया जाता है। इसमें पूछा गया चूज द फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, अलग कौन सी है बता दो। जाहिर सी बात है, आप इसको देखिए, इनको देखिए
और इनको देखिए, आपको लग रहा होगा ये सभी के सभी ऑप्शन पैरेलल लाइन जैसे हैं। ठीक है, पैरेलल है, भले वो एंगल इधर उधर चेंज कर रहे हैं बट पैरेलल लाइन है, ऑल दीज आर द पैरेलल लाइन। बट इन दोनों को देख लेना, ये पैरेलल नजर ही नहीं आ रही यार, यहां पर नहीं है, तो दैट टाइम ऑप्शन इज अ 3 वाला गलत है, बाकी सभी के सभी एक जैसी है, एंगल भले चेंज हो रहा है बट दीज आर द पैरेलल लाइन थी, दोनों के दोनों पैरेलल थी। अब देखिए ये दोबारा किस पे आया, ये ब्लड रिलेशन पे ही आया है, बट यहां पर समझेगा पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ। हाँ, यहां पर देखते हैं पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ ऑफ अ गर्ल मिस्टर राम सेड। अब मिस्टर राम फोटोग्राफ की तरफ गर्ल्स का फोटो देखते समय कहता है। अब देखिए राम ने गर्ल्स के बारे में बताया होगा और अपने बारे में भी बताया होगा, तो राम, ऐसे हम लोग समझते हैं कि ये राम है और यहां पर ये एक फोटो में गर्ल है और उसके बारे में बात कर रहे हैं। अब राम ने गर्ल्स के बारे में क्या बात की, देखिए शी इज अ डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर, शी इज अ डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई मदर। तो मैंने आपको बताया था सबसे बेसिक और सिंपल तरीका क्या है ना, राम ने अपने बारे में कब कहा ये पहले उठा लो। तो राम ने अपने बारे में कहा था माई मदर, तो राम की मदर, माई मदर ओनली सन, राम ने कहा कि मेरी मदर है और उनको एक ही बेटा है। तो एक बात समझे, कोई भी जेंट्स अगर ऐसे कहे कि मेरी मदर को एक ही बेटा है तो वो तो अपने बारे में ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो माई मदर ओनली सन का मतलब ये वाला पूरा स्टेटमेंट किसके बारे में बात हो गया, ये राम के बारे में ही हो रहा है। तो ये सेंटेंस कैसे हुआ कि शी इज अ गर्ल, शी इज अ डॉटर ऑफ राम, तो राम इनडायरेक्टली क्या करे, ये जो लड़की है वो मेरी ही बेटी है। अगर ये जो लड़की है वो मेरी बेटी है तो सवाल में पूछा गया हाउ इज द राम रिलेटेड टू गर्ल, राम उस लड़की के क्या लगेंगे, तो डेफिनेटली आंसर इज द फादर है, फादर इज द आंसर। हाँ, तो ब्लड रिलेशन में आप देख पा रहे होंगे कल लगभग 3 सवाल तो यहां तक ही हो गए। ठीक है, इसके पहले भी इस सेशन में या पहले लेक्चर में आपने देखा होगा जब मैंने कवर किया था उसमें भी ब्लड रिलेशन आया था। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज स्किप मत करना। अगर आप चाहते हो कि सर इसके रिकॉर्डेड ही देखना है, मुझे तो मैंने क्लास ज्वाइन नहीं किया है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ माई तहरी का जो यूट्यूब चैनल है उसमें जाके ब्लड रिलेशन चेक करना, पूरा डिटेल में मिल जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे 4 ऑफ द गिवन सीरीज फाइंड आउट, हाँ, विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। तो सीरीज कंप्लीशन वाला सवाल है, सीधा सीधा सवाल है। देखिए यार, इसमें पहले 15 दिए, बाद में भी 15 है, उसके बाद में 19 है, फिर 28 है, फिर यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, 69 है, 69 के बाद में 105। आपको क्या करना है, जब भी ऐसे सवाल आते हैं पहला ये देखना कि सीरीज चल कैसे रही है, यानी इसमें पैटर्न क्या होता है, सीरीज बढ़ तो नहीं, बढ़ रही है एकदम शार्पली इंक्रीज या कॉन्स्टेंट इंक्रीज, शार्पली डिक्रीज या कॉन्स्टेंटली डिक्रीज, ये वाला पैटर्न है। तो हम लोगों ने कहा नंबर देखा जाए तो नंबर बढ़ते हुए नजर तो आ रहा है। तो पहला अगर मैंने देखा तो ये तो 0, कुछ भी नहीं बढ़ा, 0 से बढ़ा। यहां पर अगर बात करें तो बढ़ा किससे, 4 से बढ़ा है। इसके बाद में अगर यहां पर बनाऊं तो यहां पर हमें समझ में आ रहा है ये 9 से इंक्रीज हुआ है। इसके बाद में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, दोबारा क्वेश्चन मार्क है। इन दोनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो इन दोनों का डिफरेंस अगर हम लोग चेक करते हैं तो यहां पर हमें 36 का डिफरेंस लग रहा है। ठीक है, तो ये डिफरेंस आ गया। तो अब एक बात समझे कि ये डिफरेंस को देखते समय हमें ये पता चलता है कि 36 स्क्वायर है, 9 इज ऑल्सो स्क्वायर, 4 इज ऑल्सो स्क्वायर एंड 0 इज ऑल्सो स्क्वायर, यानी ये 0 का स्क्वायर 0 है, ये तो 2 का स्क्वायर है, ये तो 3 का स्क्वायर है। तो यहां पर क्या आना चाहिए, तो 4 का स्क्वायर आना चाहिए और यहां पर 5 का स्क्वायर आना चाहिए। तो डेफिनेटली अगर 4 का स्क्वायर की बात करूं तो 4 की स्क्वायर की बात हो जाएगी 36, सॉरी 4 का स्क्वायर 16। तो हमें ये नंबर 16 से बढ़ता हुआ नजर आना चाहिए। तो जो आंसर आएगा उस आंसर को ऐसे लिखेंगे 28 + 16 है। अब 28 और 16 की एडिशन कर दो, आंसर आ जाएगा आपका 44। तो 44 वाला ऑप्शन था, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ता हूं, इस पे भी बहुत बार सवाल आए हैं, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और एक चीज समझना, अभी सेशन के एंड में मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक जो रीजनिंग में आते हैं, जो एमसीसीटी के लिए पढ़ना ही है, कैसे भी करके उसकी तैयारी करनी चाहिए, उनकी लिस्ट भी बना के दे दूंगा। पूरा मैंने एनालिसिस करके यहाँ पर निकाला है, वो जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट सवाल, लुक द सीरीज। अब ये सीरीज दोबारा वही कनेक्ट हो रही है, इसमें 2 पैटर्न चल रहे हैं, वन इज द अल्फाबेट एंड अनदर इज अ नंबर। पहले तो नंबर उठा लेते हैं, नंबर को देखिएगा आप लोग, 4 है, 4 के बाद में 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 है, फिर 22 है, यानी नंबर, अब सॉरी यार, नंबर इज अ 14, पहला 14 था, 14 के बाद में 16 है, ये 14 है, फिर 16 है, फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर 20 है, फिर 22 है। तो जाहिर सी बात है 2 2 से बढ़ रहा है, तो 20 के पहला नंबर होना चाहिए 18, तो 18 होना कंपलसरी हो गया। 18 दो जगह पर है, यानी ये दोनों ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब 2 ऑप्शन बचे, अब 2 ऑप्शन को लेटर देखना है।
अब लेटर देखते समय एम और एन ये दोनों में से आंसर आने वाले, जे के बाद में एल है और एल के बाद में क्वेश्चन मार्क, पी के बाद में आर है। तो वो जो लेटर वाला पैटर्न आपको दिखा था उसी के ऊपर ध्यान से देखते हैं। जे है, जे के बाद में एल है, एल के बाद में यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर अगर ये लेटर आप डायरेक्टली देखोगे तो यहाँ पर आप समझोगे कि दोनों में डिफरेंस कैसे किस प्रकार से लगा रहे हैं। हमारे पास जे है, जे के बाद यल आया है, फिर क्वेश्चन मार्क है, पी और आर है। पी के बाद में आपने देखा होगा पी के बाद में आर आया था लास्ट में। तो लेटर क्या कर रहा है, एक लेटर को स्किप करने के बाद बना रहा है, जैसे एल के बाद में एन आएगा, एम को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। तो वन लेटर स्किप करके दिया जा रहा है, एन वाला ऑप्शन उठाना पड़ेगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा, बी इज द आंसर। एक लेटर स्किप करने के बाद में आया हुआ लेटर। अब देखो ये भी सवाल ब्लड रिलेशन से ही आया हुआ था यार, ठीक है। कैसे दिया है, रोहित इंट्रोड्यूस द रवि as the son of the only brother of his father's wife, then how is the Ravi related to Rohit? तो रोहित इंट्रोड्यूसर रवि, रोहित ने रवि को इंट्रोड्यूस किया, यहां पर ये रोहित है, ये इंट्रोड्यूस कर रहा है रवि को, तो यहां पर रवि मान लेते हैं, ठीक है। अब रवि को इंट्रोड्यूस करते समय रोहित ने रवि के बारे में भी बताया होगा, अपने बारे में भी बताया होगा। तो रवि एज द सन ऑफ ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। तो एक बात बताइएगा, हाँ ऑफ हिज फादर्स वाइफ, यानी यहां से हम लोग कहते हैं हिज फादर्स वाइफ, ठीक है। किसके फादर, रोहित के फादर, रोहित के फादर की वाइफ यानी कौन सी, रोहित की मदर। इसमें आंसर आया रोहित की मदर है यहां तक। अब रोहित के मदर को ओनली ब्रदर है, ठीक है, रोहित के मदर को ओनली ब्रदर है, रोहित जो है उसके मदर को एक ही भाई है, तो मदर का भाई यानी कौन सा, मामा। तो यहां पर हम लोग आते हैं रोहित के मामा, और रोहित के मामा का जो बेटा है वो है रवि, तो रवि रोहित के मामा का बेटा है, तो रोहित का लगेगा कजिन, ठीक है। अपन मराठी मध्ये मामाचा मुलगा म्हणतो, ठीक है, तो दैट इज अ कजिन। तो यहां पर पूछा था आंसर वही क्या आएगा, तो दैट इज आंसर कजिन, ये बन गया है, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक वे से आता। इस सवाल में देखिएगा ए पे आर एक्स यस एंड जेड आर सिटिंग इन अ रो, एक रो में बैठे हैं, yes and z are in the center, ठीक है, and a and p are at the end, then r is a sitting to the left of a, who is the left of x, तो x के लेफ्ट में कौन है। तो एक काम करते हैं, सीधा सीधा सीटिंग अरेंजमेंट का बेसिक लेवल वाला सवाल है। हम लोगों ने देखा यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन की बात करें 1 2 3 4 5 6 लोग हैं, और 6 लोगों को अरेंज करना है एक रो में सिटिंग, यस एंड जेड इन द सेंटर, तो आप यस और जेड को सेंटर में लेके आ जाओ। अब इसमें दो चांसेस हो सकते हैं, यस एंड जेड इन द सेंटर, ठीक है, ए एंड पी एट द एंड। तो पहली लाइन में मैंने ऐसे कहा कि पहली लाइन में ए और पी, ऐसे मान लो ए और पी एट द एंड 1, ठीक है, इस प्रकार से ए एंड पी एट द एंड ऐसे मान लेते हैं। उसके बाद में आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ द ए, आर नाम का पर्सन ए के लेफ्ट में जाना चाहिए। देखो ऊपर अगर बात कर रहे हैं ना, आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ द ए, अगर वो ऊपर देख रहा है तो इसके लेफ्ट में नहीं जा सकते, इसके क्योंकि इसने स्टार्ट किया तो ये लेफ्ट में जाना पॉसिबल ही नहीं, लेफ्ट तो इधर होगा। तो उस केस में हम लोग कह सकते हैं सेकंड डायग्राम ये आ सकती है कि ये ए यहां पर होगा और पी यहां पर होगा, ठीक है, क्योंकि आर इज सिटिंग लेफ्ट ऑफ द ए, तो आर नाम का पर्सन यहां पर होना चाहिए। फिर उसके बाद में हु इज द लेफ्ट ऑफ द एक्स, एक्स के लेफ्ट में कौन होना चाहिए। अब यार देखिए एक्स जहां पर भी बैठेगा हु इज द लेफ्ट ऑफ द एक्स, एक्स, अब देखो ये कंटिन्यू आ गया यहां पर, ठीक है, तो एक्स जहां पर बैठेगा उसका लेफ्ट में होना चाहिए पी, तो पी वाला आंसर होगा, तो पी इज द आंसर। तो इस प्रकार से बनाना है। सीटिंग अरेंजमेंट में हमेशा बात ध्यान में रखना, बेसिक लेवल के सीटिंग अरेंजमेंट आते हैं, 2 डायग्राम बना के चलना, ठीक है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये पेपर अच्छी तरह से रिवाइज करना है, और इसमें आने वाले पेपर भी हम लोग विद कंसेप्ट एंड डाउट सॉल्विंग के साथ में जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में आने वाले पेपर को कंप्लीट करूं, जैसे रीजनिंग का एक पूरा, मैथ्स का पूरा, इस प्रकार से। अभी आते हैं कि ये पूरा जो 2 पेपर को हम लोगों ने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, उसमें अहम टॉपिक कौन कौन से थे जिसकी लिस्ट आप लोगों को लिख के रखनी है और इसके ऊपर सवाल आए थे। जैसे इन सभी का कंबाइन कि क्या क्या कौन से टॉपिक सबसे अहम थे, तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आ रहा था वो हर बार इन सभी में से वन इज कॉल्ड एज अ कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग नाम का टॉपिक है जो आपको स्टडी करना है रीजनिंग में, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट वाला जो था नंबर सीरीज या सीरीज कंप्लीशन आप कह दो, नंबर सीरीज कंप्लीशन, इस पे आए थे, ठीक है। उसके बाद में आपको फाइंड करना है ऑड मैन आउट वर्ड,
ऑड मैन आउट, ये वाला टॉपिक है। अब इसमें दोनों में भी देखना है, इसमें आप लोग अल्फाबेट वाला भी रख सकते हो, अल्फाबेट्स ओरिएंटेड, और इसमें नंबर ओरिएंटेड, दोनों आ रहे हैं। सेम ऑड मैन आउट में भी आपने देखा होगा, इसमें अल्फाबेट वाइज भी आता है, अल्फाबेट के ऊपर आएगा, उसके साथ में नंबर भी आ जाएगा, और साथ में हम लोग वर्ड बेस आते हैं, वर्ड के ऊपर बेस्ड होते हैं, और एक सवाल आया था डायग्राम। ठीक है, तो ये तीनों पैटर्न है, अलग कौन सा ये ध्यान में रखना। फिर सवाल आए थे हमारे पास एनालॉजी में, रिलेशन ओरिएंटेड, तो कुछ हद तक एनालॉजीज रिलेटेड टू कोडिंग डिकोडिंग होता है। ठीक है, उसके बाद में हाँ, ये सबसे अहम क्या चीज है इसमें, इतने सवाल तो आ ही है, 4 सवाल तो आपको इसमें मिल ही रहे एक ही टॉपिक में। ठीक है, फिर यहां पर नेक्स्ट टॉपिक है टाइम, हाँ एनालॉजी के बाद में फिर है टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क का अरिथमेटिक मैथ्स का टॉपिक है ये, बट रीजनिंग में पूछा जाता है तो ये जरूर याद करना, एनालॉजी। फिर उसके बाद में है ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग की स्टडी करना चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के ऊपर इस पेपर की बात करें, इसमें 2 सवाल ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग के ऊपर आए थे। फिर था टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम स्पीड डिस्टेंस ये मैथ्स में सबसे ज्यादा मतलब रीजनिंग में आता है, टाइम स्पीड डिस्टेंस। इसमें करीबन आपको नजर आएगा कि 2 से 3 सवाल तो इसी पे आते ही है यार। ठीक है, तो इसको स्किप मत करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन ये वाला टॉपिक था, जो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। ठीक है, डिस्टेंस डायरेक्शन में एक है। फिर देन इज द अल्फा न्यूमेरिकल, अल्फाबेट वाली सीरीज है, अल्फा न्यूमेरिकल जिसे कहते हैं, ये भी आ रहा है। ठीक है, साथ में फिर है अल्फा न्यूमेरिकल के बाद में एज वाले सवाल, जो प्रॉब्लम्स ऑन एज के नाम से जाने जाते हैं, ये वाला टॉपिक है। एज के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट दैट इज आल्सो ब्लड रिलेशन। तो ये वाले कुछ टॉपिक है कि जिनके ऊपर आपको काम करना चाहिए, और इन्हीं में से सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो रीजनिंग में अगर आप चाहते हो कि सर सबसे बेस्ट कंटेंट, बेस्ट स्कोर करे, कि जिसमें से आउट ऑफ आउट मार्क्स लेना है, तो इन टॉपिक के ऊपर बहुत अच्छी तरह से ध्यान देना है, इन्हीं में से आएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छी तरह से मेहनत कर रहे होंगे। स्ट्रैटेजी वाली प्लान भी ये रखना कि जब आने वाले एग्जाम के लिए मार्च मंथ लग जाए, तो हम लोग इंस्टीट्यूट के द्वारा भी ये स्टार्ट करने वाले हैं, रेगुलरली फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देना कंपलसरी है। एटलीस्ट आप 2-2 सब्जेक्ट को मिला के भी तो टेस्ट देना ही चाहिए, जहां से आपका अगर एक्सपेक्टेशन होगा कि सर 95 एंड अबव परसेंटाइल चाहिए, तो उसके लिए ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना कंपलसरी बनता है। ये मंथ में आप ये कर सकते हो कि वीक में 2 टेस्ट, और साथ में मतलब 2 टेस्ट कंपलसरी देना चाहिए, और साथ में एनालिसिस सिलेबस के ऊपर अच्छी तरह से कमांड करना। ये इतना ऐसा टाइम है जिसमें आप मेन टॉपिक के ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। मैं आशा करता हूं आप सभी की स्टडी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी प्रकार से अगले वीडियो में जरूर मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखें, और पूरी जबरदस्त जोरों के साथ अच्छी तरह से स्टडी करते रहिएगा। ठीक, थैंक यू।